नमस्कार बच्चों। अब आपका दूसरा सेशन दूसरे लेसन का शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को विकास के निर्देशक के बारे में पढ़ना है। हमारे 4 निर्देशक हैं: राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर और जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक, जिसको हम PQLI के रूप में जानते हैं। मानव विकास आंक यानी SDI के बारे में जानते हैं। हमें आज इन चारों के बारे में पढ़ना है। तो ये विकास के निर्देशक 4 कैसे, पर हम लोगों ने पहले ही जब 11th में थे तब हमने राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। उतना ही समझना है हमें यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि कैसे होती है और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि कैसे होती है, जिसके साथ जीवन की भौतिक गुणवत्ता, जो व्यक्ति की हर एक आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यानी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। मानव विकास यहाँ यानी समाज ने आपके लिए हर एक सुविधाएं प्राप्त करी है और हर एक देशों की आय और व्यक्ति के रोजगार अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हमें यही समझना है और कहीं जगह लाभ और गैर लाभ दोनों दिए है। तो आज हम विकास के निर्देशक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि देश के आर्थिक विकास हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो कितना तेजी से वृद्धि हुआ, उसका स्तर कितना नक्की किया है, ये सब हम जानते नहीं है। उसके मापदंड कैसा है वो भी हमें पता नहीं है। तो ये सब देखने के लिए, समझने के लिए हमें आर्थिक विकास के निर्देशक समझने जरूरी है। तो कौन से समयावधि के बीच दो देशों के अथवा दो राज्यों के आर्थिक विकास की तुलना हो सकती है? जिस प्रकार थर्मोमीटर शरीर के तापमान में हुए परिवर्तन को मापता है एवं नोट करता है, उसी प्रकार तत्व देश के विकास को भी मापता है। इसके लिए हमें 4 निर्देशक, पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, जिसके बारे में हम चर्चा करें तो उसकी आपके टेक्स्ट बुक में भी उसकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है, उसकी अनुसूची दी है, प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी मर्यादाएं दी है। तो ये सब कैसे है इसके बारे में हमें पढ़ना है। और आप लोग राष्ट्रीय आय के बारे में सब लोग जानते हो कि हमारे 3 साधन यानी रोजगार क्षेत्र कि व्यक्ति को कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र से ही व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है और 3 के सिवा कोई जगह से रोजगार मिलेगा नहीं। और जितने व्यक्ति कार्य करेंगे उतनी आय में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई यानी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। ऐसा कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से हुई आय का कुल योग, यहाँ पर व्यक्ति नहीं दर्शाया हुआ है, यहाँ पर व्यक्ति को नहीं दर्शाया, यहाँ पर तीनों क्षेत्र से कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो नहीं, वहाँ से आय कितनी प्राप्त हुई है वो देश की राष्ट्रीय आय गिनती होती है। दूसरी परिभाषा याद रखने जाए तो प्रति व्यक्ति आय का कुल योग, यानी जितने भी व्यक्ति है, जनसंख्या जितनी भी है, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है, वही देश की राष्ट्रीय आय गिनी जाती है। जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई तो उसका मतलब कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई यानी देश का विकास हो रहा है। जो राष्ट्रीय आय कमी दर्शाता है तो यानी विकास कम है। और पूरा ऐसा कहा जाए कि पीछे पड़ा हुआ यानी राष्ट्रीय आय में कमी दर्शाई यानी स्थगित हो चुका है। देश की राष्ट्रीय आय कैसी हो गई है? स्थगित हो गई है। यहाँ हमारे एक अनुसूची में दिया हुआ है नॉर्वे की, अमेरिका की, श्रीलंका की, चीन की, भारत की और पाकिस्तान की, अलग अलग देशों की वार्षिक आय। देखो, वार्षिक आय हमेशा 1 वर्ष की गिनी जाती है, वो ध्यान रखना। हम कोई भी फॉर्म भरते वार्षिक आय महीने की लिखी जाती नहीं है, पूरे बरस की लिखी जाती है। दूसरे रूप में कहे तो हमारे घर में एक व्यक्ति काम करता है तो आय निश्चित है, पर 1 से 2 व्यक्ति काम करे, 3 व्यक्ति काम करे तो पूरे घर की आय कैसी बन जाती है? अधिक बन जाती। तो यहाँ पर हमें वही समझना है, राष्ट्रीय आय यानी पूरा देश और पूरा घर यानी देश के साथ, दोनों का शब्द समझना। तुलना की मैंने, अलग अलग व्यक्ति काम करे वो प्रति व्यक्ति, पर तीनों 3 व्यक्ति का कुल योग, तीनों 3 व्यक्ति की आय बन के
टोटल आय बनती है, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आपको समझने के लिए आपका घर का उदाहरण दिया है, समझ गए। यानी हमारे देश में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनकी आय का कुल योग, समझ गए। हाँ, अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझाती हूँ, आप ध्यान से समझना कि यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय को दीर्घकालीन तक निरंतर वृद्धि हो रही हो तो आर्थिक विकास हुआ है, ऐसा माना जाएगा। यदि राष्ट्रीय आय ऊंचे दर पर बढ़ी, देखो ऊंचे दर पर बढ़ी तो विकास निश्चित है, यानी विकास माना जाएगा। और यदि राष्ट्रीय आय नीचे गई तो विकास कम है, यानी नीचा माना जाएगा। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि न हुई हो, कि लास्ट ईयर वाला ही आय बढ़ा रही हो, तो क्या कहेगा, राष्ट्रीय देश की आय कैसी है, स्थगित है। अभी कोरोना के कारण देखो अभी आय में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जितनी व्यक्ति कार्य करते, अब कितने व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अब देश की आय गिनने जाए भारत देश की तो कैसी दर्शाएगी, कम दिखाई देगी। यदि राष्ट्रीय आय की कमी हुई तो आर्थिक विकास पीछे है और स्थिति मानी जाती है। और यही वास्तविक आय को ध्यान में रखने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं बल्कि स्थिर भाव पर की जाती है। अब आपको दूसरा या अनुसूची में कि विश्व के कुछ देशों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दूसरे कई देशों की आय की वृद्धि तुलना, जो हमें हमारे देश की आय मापनी है तो दूसरे देश के साथ तुलना करें तो ही पता चले। आपके टेक्स्ट बुक में भी देखो दिए हुए हैं, जिसमें भारत की आय देखो 7.3 है और चीन की, यानी अनुसूची को देखें तो नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर ऊंची है, जिसे यह कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर देश की तुलना में ऊंचा है। भारत विश्व में तेजी से विकास करने वाला अर्थतंत्रों में गिना जाता है। यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि नॉर्वे, अमेरिका पहले खूब विकास कर चुके हैं और अभी ये 2 से 3% दर से विकास कर रहे हैं। वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, एमसीक्यू में आता है। अब हमें मर्यादाएं पढ़नी है। अब ये मर्यादाएं देखो तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में मुश्किलियाँ, बराबर। तो राष्ट्रीय आय की गणना मुश्किलियाँ कई है कि दोहरी गणना यानी क्या, यदि राष्ट्रीय आय की गणना किसी वस्तु या सेवा के मूल्य एक से अधिक बार गिना जाए तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, एक ही वस्तु की 2 बार गिनती होती है। हमने कोई मोबाइल खरीदा है पर हम मोबाइल की कीमत हमने तो लिखी, पर बेचो तभी उसकी कीमत लिखो तो क्या होगा, खरीदना भी लिखना है और बेचने वाली, तो क्या होगा, दोहरी गणना हो जाती है। वास्तविक यानी आय, यानी यदि राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष के भाव पर यानी चल जाए उसी वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दोहरी गणना स्व उपयोग की वस्तु, किसान उत्पादन खेत में गेहूं बोता है और वही गेहूं का उत्पादन होता है तो विक्रय करने के लिए रखता है, पर 5 मन गेहूं घर के वपराश के लिए लिया तो उसका पैसे वो चुकाता नहीं है, तो स्व वपराश की गणना की जाती नहीं है। घिसाई जाने वाले मुश्किलें, गैर कानूनी आय, कर टालना, यानी कानूनी दावपेच को उपयोग करते समय करदाता कर भरने टाले और उसे कर का टालना कहते हैं और को टालना कानूनी जुर्म है। कर चोरी, करदाता कर भरने की जवाबदारी से बचना चाहता हो तो उसे कर चोरी कहते हैं अथवा कर चोरी गैर कानूनी है। आप लोग जागते हो तो टैक्स भरना होता है, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ से दूसरी जगह से जाए कि जहाँ से टैक्स भरना ना पड़े, और हर एक वस्तु पर टैक्स इंक्लूड लिखा होता है तो भी। अब दूसरा है जनसंख्या। तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है कि जनसंख्या को ध्यान में रखे देश की तुलना में देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो तो देश का विकास है, देश की तुलना में अधिक नहीं कहा जा सकता। देश की राष्ट्रीय आय के साथ जनसंख्या खूब तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ से 17 साल के व्यक्ति तो काम करने वाला ही नहीं है तो उसकी आय तो गिनी जाती नहीं है। 64 ईयर से ऊपर वाले की आय बढ़ने वाली नहीं, वो तो काम भी नहीं करेगा तो भी वो संख्या गिनी जाएगी, जनसंख्या गिनी जाएगी, पर वो काम कर सकते नहीं है, इसलिए उनकी आय गिनी जाती नहीं है। अब राष्ट्रीय आय गणना करने की अलग अलग पद्धतियाँ, परीक्षा में प्रश्न आता है कि
राष्ट्रीय आय गणना की तीन पद्धति कौन कौन सी है? तो परीक्षा में 11वीं में हम तीनों ने अलग अलग पढ़ी है। पहला है उत्पादन, दूसरा आय पद्धति और तीसरा है खर्च पद्धति। तीनों पद्धति करने की अलग अलग देश के अलग अलग रूप है, पर जवाब तो समान ही है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियाँ विश्व में उपयोगी है, जिससे उत्पादन आय एवं खर्च की पद्धति मुख्य है। किसी एक पद्धति की तुलना से दूसरी पद्धति की आय गणना में राष्ट्रीय आय के अंतर दिखाई देता है। सभी देश अलग अलग पद्धति से राष्ट्रीय आय गणना करते हैं, जिसे राष्ट्रीय आय की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने का कार्य भी मुश्किल होता है। अब हमारा दूसरा आता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा निर्देशक हमारा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब वो क्या दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति, आपको मैंने कहा कि एक एक व्यक्ति काम करता हो उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पर दीर्घकालीन तक निरंतर वृद्धि, व्यक्ति एक जगह 6 महीने काम करे फिर रुक जाता है तो वो नहीं, तो उसके काम में वृद्धि नहीं होगी, पर वो सतत काम करता रहेगा तो उसमें सुधार आने के प्रयत्न भी बढ़ जाएंगे, और बढ़ेंगे तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी, और उसके आय में वृद्धि हुई तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अर्थात दूसरा कारण कि अपनी प्राथमिक आवश्यकता से भी अधिक वह मौसम की वस्तु, सुख सुविधा वाली वस्तु का उपयोग कर सकता है। तो यही हमें समझना है। यहाँ पर सामने हमको देश के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करी थी, यहाँ पर भी हमें वहाँ पर श्रम क्रय शक्ति यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की भी बात करी हुई है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास के ऐसा कहा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय औसत प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत प्राप्त हो, वो प्रति व्यक्ति आय है। इस प्रकार ये निर्देशक देश की जनसंख्या को ध्यान में रखता है और दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय के निर्देशक की तुलना अधिक अच्छा है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निष्णात भी प्रति व्यक्ति आय के निर्देश के रूप में स्वीकार करने की हिमायत करते हैं। राष्ट्रीय आय की तरह से प्रति व्यक्ति आय अधिक और वृद्धि ऊंची है तो देश का विकास ऊंचा है। वहाँ पर भी हमने वही पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि है तो यानी लोगों को रोजगार, विकास है, अधिक है। यदि प्रति व्यक्ति आय नीची है तो विकास का दर नीचा है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो तो विकास स्थगित है, और यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय घटती है तो विकास पिछड़ापन है। अब आर्थिक विकास के अंतिम उद्देश्य के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए मानव विकास को ऊंचा ले जाना चाहिए, और उसके लिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि उसका श्रेष्ठ निर्देशक है। यदि विकास के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरता तो सही अर्थ में वो विकास नहीं है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही प्रजा के भौतिक कल्याण और सही निर्देशक है। प्रति व्यक्ति की वृद्धि व्यक्ति भौतिक सुख सुविधा का मापदंड है। अब कौन से देश में है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि नॉर्वे में 64,992 जो वृद्धि दर 1.1 दर्शाता है। श्रीलंका में 9,779 जो 3.5 दर्शाता है। अमेरिका में 52,947 जो 1.6 दर्शाता है। चीन 12,547 जो 6.7 दर्शाता है। भारत 5,497 6.0 दर्शाता है। यहाँ पर हमें अधिक से नॉर्वे और भारत की याद रखनी है। यहाँ पे एक श्रम क्रय शक्ति यानी घरेलू वस्तु का बाजार में एक समान वस्तु के लिए दो चलनों के मूल्यों को संदर्भ में क्रय शक्ति समान है। यानी नॉर्वे का विकास दर भारत में 11 से 12 गुना अधिक है, ऐसा कहा जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर ऊंचा है, जिससे विकास तेजी से हो रहा है। अब हम उसकी मर्यादा के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है सिर्फ अनुमान। सिर्फ अनुमान यानी देश की राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष गिनी जाती है। देश की राष्ट्रीय, आपको अभी आगे बताया कि वार्षिक आय गिनी यानी 1 वर्ष की, जबकि जनसंख्या 10 वर्ष में गिनती होती है। तो वर्ष में कितने लोग मृत्यु पाए, कितने लोग का जन्म हुआ वो निश्चित नहीं, वो आंकड़े हमारे पास नहीं है। तो कितने व्यक्ति ने काम किया वो अंदाजित अनुसार ही चलता है। और मैंने पहले ही बताया कि
कि पहले ही बताया आपको कि जो व्यक्ति 18 साल से उम्र की कम व्यक्ति काम कर सकती नहीं, 64 ईयर्स यानी 64 वर्ष के ऊपर की व्यक्ति कार्य कर सकती नहीं, तो उसकी तो गणना होती है, जनसंख्या में उसकी गणना होती है, पर उसकी आय गिनती होती नहीं है। अब राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय गणना करना, यानी राष्ट्रीय आय गणना करने में परेशानियां है कि उसी व्यक्ति प्रति व्यक्ति चालू भाव पर गिने तो स्थिर भाव उसकी परेशानियों का कारण स्थगित है। और प्रति व्यक्ति आय सिर्फ औसत में दर्शाया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय सिर्फ औसत आय दर्शाता है, इससे औसत आय आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जनसंख्या गिनी जा सकती है, पर जो कम उम्र वाले और अधिक उम्र वाले की तो गणना होती है, पर उनका आय गिनी जाती है। वो काम ही नहीं करते तो उसकी आय की गणना होती नहीं है। इसलिए देश की आय का वितरण समान रूप से हो तो आर्थिक हुआ विकास ऐसा कहा जाएगा। यदि वितरण असमान हुआ तो आर्थिक विकास नहीं हुआ। अब तुलना करने में परेशानी कि दो देशों की तुलना करनी पड़ती है और वो मुद्रा में फर्क दिखता है। हमारा रुपया है तो अमेरिका का डॉलर है, अभी 65 रुपीज है। दुनिया के देशों में प्रति व्यक्ति आय उनके देश की चलन मुद्रा होती है, जिसके सर्वप्रथम अमेरिकन डॉलर में परिवर्तित करना पड़ता है। उसके बाद उसकी तुलना की जा सकती है और उसी देश के विकास को ऊंचा या नीचा कहा जा सकता है। प्रतिबंध, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए, पर जिसके उनके सही विनिमय दर नहीं जाना जा सकता और सही तुलना नहीं हो सकती। प्रति व्यक्ति आय जितनी आय देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो तो वही प्रति व्यक्ति आय की निर्देशक जितना है उसका ज़्यादा छिपाते हैं और जिसके कारण ये सही निर्देशक नहीं है। अब आता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक। तीसरा कारण हमारा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक, जिसको PQLI परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसके 3 घटक है: शिक्षा, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर। कि आर्थिक विकास का उद्देश्य हमेशा लोगों के जीवन स्तर सुधारना है और देश के आर्थिक विकास में हुआ या दूसरे देश की तुलना में कितना कम या अधिक है वो जानने के लिए हमें यह निर्देशक समझने हैं। उपयोग में लिया गया भोजन, ईंधन, अन्य बिन टिकाऊ, उपयोग में ली गई टिकाऊ, अर्धनिकाऊ या उपयोग में ली गई सेवा समूह, ये सब उपयोग स्तर है। और जीवन स्तर का गुणवत्ता निश्चित है। जो जीवन स्तर जीवन की भौतिक गुणवत्ता के रूप में है तो हमारी 10 जरूरियातें हैं। यहाँ पर भोजन यानी कैलोरी, प्रोटीन, चर्बी, खाना पीना, बाकी सब देखना है हमको। हाँ, वहाँ पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा यानी जनसंख्या पर प्रति एक डॉक्टर, यानी 11,000 की जनसंख्या हो वहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अभी कोरोना के कारण कैसी कंडीशन समय हो गया था कि डॉक्टर्स नर्स कम पड़ रहे थे। आवास एवं कपड़े, जहाँ पर कमरों की संख्या प्रति कमरा औसत व्यक्ति, आप बॉम्बे में देखते होंगे अधिक जनसंख्या है, वहाँ पर एक रूम में कितने व्यक्ति रहते हैं। शिक्षा एवं मनोरंजन, कितने प्रतिशत आबादी प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। टीवी, थिएटर इत्यादि। परिवहन यानी वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार इत्यादि। आबादी, सड़क, रेलवे, हमने 11th में आधारभूत सुविधा पढ़ी है। ऊर्जा शक्ति, प्रति व्यक्ति ऊर्जा, देखो ऊर्जा शक्ति यानी व्यक्ति में काम करने की शक्ति कितनी है उसको ध्यान में रखना है। देश की जनसंख्या को प्राप्त शुद्ध पीने का पानी, अब तो बारिश की सीजन चालू हो गई, अब क्या होगा, कहीं पे से पानी निकला और कोई पानी में कनेक्शन पाइप टूटा तो मिक्स हो गया। और औसत आयु, बाल मृत्यु का अनुपात, ड्रेनेज की गटर की सुविधा। अब यदि 10 बातों में सुधार है तो देश के जीवन की गुणवत्ता में सुधार है, पर यदि सुधार ना हो तो कौन से क्षेत्र में सुधार की जरूरत है ये जानकारी आयोजित करना जरूरी है। सर्वाधिक मूल्यवान निर्देशक को 100 अंक दिए गए हैं और जीवन की भौतिक गुणवत्ता सुधार विकास के लिए देश के अधिक ध्यान में दे रहे। अब जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंदर और डिटेल में जाएंगे हम कि राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर आर्थिक विकास की सही निर्देशक नहीं है, उनकी अनेक मर्यादा है। देश की बढ़ती आय को कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो तो वो विकास नहीं है। देश के विकास की संकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि जो गरीबी का जीवन स्तर ऊंचा लाए। गरीब यानी 3 आवश्यकता से जो पूरी ना कर सकता वो सब कैसे है, गरीब। पर इन तीन जरूरियात खाना पीना और रहने का मिले तो बहुत है।
तो नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो, इसके बाद ध्यान में रख के वहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि डेविड मोरिस ने जीवन भौतिक गुणवत्ता का, ये परीक्षा में हमेशा एमसीक्यू अथवा वन वर्ड से आंसर आता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक किसने प्रस्तुत किया? डेविड मोरिस ने। कि संक्षिप्त में पीक्यूएलआई के रूप में जाना जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी पीक्यूएलआई। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का स्तर आर्थिक विकास का स्तर दर्शाता है। किसी एक देश का, राज्य का दूसरे देश की राज्यों की तुलना में मानव विकास, जीवन भौतिक गुणवत्ता श्रेष्ठ हो, इसे यह अर्थ नहीं कि राज्य की आर्थिक विकास स्तर ऊंचा है। भौतिक जीवन की गुणवत्ता के लिए 3 स्तर ऊंचे हैं। मैंने आपको पहले पता है कि जो शिक्षा का प्रमाण अधिक होगा तो क्या होगा? शिक्षा का प्रदान यानी पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो शिक्षा का प्रमाण है। इसके लिए हमें 3 घटक पढ़ने हैं: शिक्षा का अनुपात, अपेक्षित आयु, बाल मृत्यु दर। अब देश में साक्षरता का अनुपात शिक्षा की स्थिति दर्शाता है। देश में शिक्षित की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर शिक्षा का अनुपात जाना जा सकता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे होंगे तो उनमें सुधार आ जाएगा। बालक जन्म के समय से वह कितनी वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, कि कितना जीवित रहेगा, उसका अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। परीक्षा में इसकी परिभाषा आती है। जो प्रजा की औसत आयु दर्शाता है, अपेक्षित आयु बढ़ने से सेवा अच्छी है ऐसा कहा जाएगा। और बाल मृत्यु दर, जो जन्म से मृत्यु ले तो क्या होगा? तो जीवन शक्य नहीं है। जीवित जन्म से प्रतिवर्ष बच्चों को 1 वर्ष तक पूर्ण किए बिना मृत्यु पाने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। यदि बाल मृत्यु दर घटते हैं तो देश का स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी है, पर बाल मृत्यु दर बढ़ते जाए तो विकास हुआ नहीं है ऐसा कहा जाएगा। यानी पीक्यूएलआई का सूत्र है शिक्षा का अनुपात प्लस अपेक्षित आयु का आंक और बाल मृत्यु दर। इसके लिए 3 बातें हमें समझनी है कि 3 बातों के संदर्भ में विश्वास पात्र आंक प्रत्येक देश के प्राप्त किए जा सकते हैं। 3 बातें वस्तुलक्षी होने से कार्य में तुलना हेतु उच्च स्तर है, बल्कि परिणाम दर्शाता है। शिक्षा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का महत्व का मापदंड है। शिक्षा की वृद्धि व्यक्ति की कल्याण की वृद्धि है। व्यक्ति कुशलता से देश का विकास आवश्यक है। आयु सामाजिक परिस्थिति एवं सुख सुविधा का प्रतिबिंब है। अपेक्षित आयु में वृद्धि है। पोषक तत्व, चिकित्सा सुविधा तथा पर्यावरणीय सहयोगों का परिणाम या प्रतिबिंब है। ये प्रश्न परीक्षा में आता है। बाल मृत्यु दर यानी सामाजिक परिस्थिति एवं सुख सुविधा का प्रतिबिंब और बाल मृत्यु दर पीने का स्वच्छ पानी, घर का वातावरण, महिलाओं को स्थिति मातृत्व के कारण संवेदनशील प्रतिबिंबित करता है। यहाँ अब थोड़े खाली 2-3 पॉइंट आपको समझा दूँ उसकी महत्वपूर्ण बाबतें कि प्रत्येक देश में आयु, शिक्षा आयु, बाल मृत्यु दर 100 के आंक से बाहर आ जाता है। देश के निर्देशों का 0 से 100 आंक के बीच में होता है। इन 3 बातों से का योग होता है जो मैंने आपको बताया कि शिक्षा, बाल मृत्यु दर और अपेक्षित आयु का योग होता है। इसको भागने के लिए 3 से औसत निकाला जाता है और ये आंक को पीक्यूएलआई कहा जाता है। और जो पीक्यूएलआई 1 से अधिक हो तो वो विकसित है और पीक्यूएलआई आंक नीचा हो तो आर्थिक विकास नीचा है ऐसा माना जाता है। और सकारात्मक बात है कि प्रति व्यक्ति आय में निर्देशक की तुलना पीक्यूएलआई श्रेष्ठ है और निर्देशक में पीक्यूएलआई प्रति व्यक्ति तुलना इसकी मर्यादाएं कम है। पीक्यूएलआई अलग अलग देशों के समूह की एक ही देश के विविध राज्यों की तुलना हो सकती है। शहरी, ग्रामीण, स्त्री, पुरुष पीक्यूएलआई के आधार पर तुलना की जा सकती है। पीक्यूएलआई के सिर्फ 3 बातों को, जो हमने शिक्षा, अपेक्षित आयु और उसके बारे में चर्चा करी, वही आंक है कि 3 बातों को अतिरिक्त बातों को भी समावेश करना है कि 3 बातें शिक्षा, अपेक्षित आयु, मृत्यु दर ने, उसके बिना भी हमको 10 दे उसमें से कोई भी हो सकता है। 3 निर्देशक प्राप्त करने के लिए 3 से भाग देने से कि पाक कौन सा है ये औसत आयु वो जान सकते नहीं है, पिछड़ा पर नहीं कर सकते और औसत निर्णय नहीं लिया जाता। दूसरे देशों की तुलना में अधिक है ऐसा सामान्य रूप से नहीं कर सकते। और तीसरा कि मानव जीवन एक समान महत्व 100 अंक दिए जाते हैं जो अयोग्य है। 3 बातें मानव जीवन की समान महत्व है और जीवन भौतिक गुणवत्ता, आय वृद्धि महत्वपूर्ण जिसकी अपेक्षा से कहीं
अधिक है और धनिक देशों की कोई औसत आयु निश्चित अधिक है। रोकिस ने बोली। अब हम आगे मानव विकास के आंक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कहा जाता है, कि विकास के अद्यतन मानव विकासांक यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के विकास के अंक प्रस्तुत किया एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और एचडीआईआर यानी रिपोर्ट और इंडेक्स आर्थिक मापदंड के साथ अधिक भार दिया गया है। एचडीआई तैयार करने के लिए अर्थशास्त्री का योगदान है। अलग अलग देशों में हुए विकास के प्रयासों को एचडीआई से मापा जाता है और इसका विविध न्यूनतम और महत्तम मूल्य उपयोग होता है, जिसमें 2010 में उसका सुधार किया गया। उसको भी 3 बात, जैसे हमने आगे शिक्षा, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर पढ़ा, यहाँ पर भी वैसा ही है। पर हमें क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि अपेक्षित आयु है, साक्षरता है और ऊंचा जीवन स्तर। उसमें हमने बाल मृत्यु दर पढ़ाई। यहाँ पर 2 चेंज हो जाते हैं कि सूचित दिए गए उसके औसत आधार संयुक्त अंक तैयार किया जाता है। अपेक्षित आयु शैक्षणिक उपलब्धता और आंक सामाजिक सिद्धि दर्शाता है। अपेक्षित आयु हमने आगे ही समझ गए कि जन्म के समय से जनसंख्या को अपेक्षित आयु कितनी है उसके आधार पर आंक दिए जाते हैं। 50 वर्ष से कम आयु के स्वास्थ्य वंचित माना जाएगा। जिस आयु का आंक ऊंचा होगा उसकी स्थिति अच्छी है। साक्षरता यानी साक्षरता का प्रमाण जानने के लिए वयस्क शिक्षितों को प्रतिशत कितना है वह जानना चाहिए। उसी प्रकार 15 वर्ष से और उसके अधिक उम्र के व्यक्ति को साक्षरता को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें 2 बात कौन कौन सी है कि स्कूलिंग यानी बच्चा स्कूल जाना चाहिए, वहां से हमें आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। औसत वर्ष गिना जाता है। अपेक्षित वर्ष के देश की स्कूल कक्षा के लिए कितने वर्ष अपेक्षित है, उसके बालक स्कूल में औसत कितना वर्ष बिताया, कितना पढ़े, उसके आधार पर है। अब ऊंचा जीवन स्तर, जिसमें कि आपने सरकार ने हमें कितने लाभ दिए। जीवन स्तर अर्थात प्राप्त सुविधा, जिसके पीने का शुद्ध पानी, स्वास्थ्य की सेवा, सैनिटाइजर सुविधा, बाल मृत्यु दर, कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत व्यक्ति, दैनिक कैलोरी, 5 वर्ष से नीचे आय के बच्चों को मृत्यु दर, प्रोटीन, चर्बी के प्राप्ति के लिए और अच्छा जीवन स्तर आधार के लिए आय का सूचना, ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई और पीपीपी यानी श्रम क्रय शक्ति को ध्यान में लिया गया है। अब हमें 3 बातें जो उसमें भी है, वहां पर 0 से 100 के बीच का अंक है, यहाँ पर 0 से 1 के बीच में है। 0 से नज़दीक यानी जिस देश के आंक एचडीआई आंक 1 से नज़दीक हो तो वो अधिक विकसित माना जाएगा, तो उसे ऊंचा क्रम दिया जाएगा। पर जो एचडीआई के दूर हो यानी 0 से है तो उसका नीचा क्रम माना जाएगा। वहां पर एक पैराग्राफ है, अंडरलाइन करना। 2014 की दुनिया में 188 देशों में एचडीआई 09.44 है। आंक नॉर्वे का देश का क्रम है और जो भारत का है 0.609 आंक, जो 130वां क्रम भारत का दर्शाता है। और अब उसका अहवाल भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि सर्वाधिक मानव 1 से 49, दूसरा अधिक है 50 से 150 105, मध्यम मानव विकास है 106 से 143 और नीचे मानव विकास आंक है 144 से 188, जो 0.493 है, 0.614 है, 0.735 और 0.890 है। अब मानव विकास अहवाल के निष्कर्ष से कि 2014 में मानव विकास की दृष्टि से 0.944 के मूल्य में नॉर्वे प्रथम था। ये वन वर्ड आंसर है। भारत मानव विकास ये भी है 0.609 है और उसका 188 देशों में 130वां क्रम है भारत का। भारत में एचटीआई वर्गीकरण मध्यम मानव विकास को समूह में है। 2015 में अंतिम क्रम अफ्रीका महाद्वीप में आया हुआ नाइजीरिया का स्थान है, उसका मानव विकासांक 0.348 है। और यही इसका महत्व दर्शाता है कि सामाजिक शिक्षा के एवं एचडीआई नीति बनाने वाले और आर्थिक विकास के साधन को कल्याण अंतिम उद्देश्य है। सही प्रगति आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति है। एचडीआई विद्यात्मक है, देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार लाता है। एचडीआई आंक विकासशील देशों में किसी प्रकार के विकास को संभावना अधिक है।
एवं सरकार ने कौन सा कार्य अधिक करना है उसका ख्याल आता है। एचडीआई का आंक प्रगतिशील ख्याल है। और लास्ट में है उसकी मर्यादा कि एचडीआई सिर्फ 3 सामाजिक निर्देशों का समावेश किया जो कम है, दूसरे सामाजिक निर्देशों का भी समावेश करना चाहिए। वहाँ पर भी हमने पीक्यूएलआई में वही समझा था। एचडीआई के 3 तत्वों को समान महत्व दिया गया। वास्तविक में 3 अलग अलग परिस्थिति अलग अलग महत्व है और मानव विकास के आंक के निरपेक्ष स्थिति नहीं दर्शाता और किसी एक देश की अन्य देश के साथ तुलना में कौन सा स्थान है यह भी दर्शाता है। और आपको नीचे स्टैंड फुल फॉर्म भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो आपको पढ़ना है। जीडीआई यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जाति विकास आंक। टीएआई यानी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, तकनीक उपलब्धि आंक। एचपीआई यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो ये परीक्षा में आता है, वन वर्ड आंसर। मानव गरीबी का आंक। एससीआई यानी ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, मानव उपभोक्ता आंक। और जैसे अन्य निर्देशकों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा लेसन पूरा होता है। एक सैनिटेशन की सुविधा है, जीवन स्तर में सुधार को सूचित करता है। सामाजिक परिवर्तन स्वच्छता के लिए मात्र परिणात्मक परिवर्तन नहीं, सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक है और आर्थिक सूचित किया जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा लेसन पूरा हो रहा है। स्कूल आपकी चालू हो गई है। पेरेंट्स की सम्मति पत्र लेके स्कूल में कागज जमा करा के अल्टरनेट बुलाया जाता है तो आप स्कूल में हाजिर हो सक जाओ तो अच्छा है, तो पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी।